मेरा नाम नीलम है। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे और मैं अपनी ससुराल में बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि मेरा ससुराल था ही इतना अच्छा। मेरे ससुराल में मेरी सास तो नहीं थी, एक नंद थी जिसकी शादी हो गई थी और वो शादी करने के बाद अपने पति के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। वो हमारे पास बहुत ही कम आती है। अब उसके पास बच्चे हो गए हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई। अब वो अपने छोटे भाई की शादी का इंतज़ार कर रही है कि कब उसके छोटे भाई की शादी हो और वो अपने मायके आए। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनका एक छोटा भाई भी था। वो सिर्फ 2 ही भाई थे। मेरे देवर की अब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और इसीलिए अब उसे अपने भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाना था। मेरे ससुर तो ज्यादातर बैंकॉक में ही रहते थे। सुना था बैंकॉक में उनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, जिनकी वजह से वो उस शहर में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही वहां पर रहते हैं। जब से मेरी सास की मौत हुई है तब से उन्हें ये घर और ये शहर अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो अपना दिल बहलाने के लिए बैंकॉक चले गए, क्योंकि मेरे ससुर की एक फैक्ट्री बैंकॉक में भी है, जहां का बिजनेस मेरे ससुर अकेले ही संभाल रहे हैं। और यहां का बिजनेस संभालने के लिए उन्होंने मेरे पति को जिम्मेदारी सौंप दी है। और अब जबकि मेरे देवर की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो वो भी यहीं के बिजनेस पर कंसंट्रेट करने जा रहा है। यहाँ का सारा पैसा और सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस मेरे पति के ही नाम पर है, क्योंकि मेरे ससुर ने मेरे पति को जब बिजनेस करवाया था तो वो ज्यादा नॉलेज नहीं रखते थे और ना ही ज्यादा कामयाब थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के छोटे से कारोबार को बड़े से बिजनेस में तब्दील कर दिया। इस बात से मेरे ससुर बहुत खुश हुए थे। ये मेरे पति की काबिलियत ही तो थी जो रंग ले आई थी। अब मेरे ससुर चाहते थे कि उनका छोटा बेटा भी इसी तरह से कामयाब बने और फिर उसके बाद वो उसके नाम पर भी उसकी मेहनत का सारा बिजनेस कर दे। घर के सारे बड़े फैसले मेरे ससुर जी ही लिया करते थे, मगर अब ससुर जी ने मेरे पति को इस घर का बड़ा बना दिया था, इसलिए घर में ज्यादातर मेरे पति की ही चलती थी। मेरे 2 बच्चे थे, एक 5 साल की बेटी और एक 8 साल का बेटा। इन 15 सालों में मुझे मेरे ससुराल से बहुत प्यार मिला था। ससुर ने हमेशा पिता की तरह मेरे सर पर हाथ रखा था, जबकि देवर अपनी माँ के ना होते हुए मुझे अपनी माँ के समान समझता था। और नंद भी बहुत अच्छी थी। मेरे ससुर बैंकॉक भले ही चले गए हैं, मगर फोन पर हालचाल लेते रहते हैं। मेरी नंद भी ऐसी ही है। अमेरिका जाने के बाद हम लोगों से बहुत प्यार करती है और हमेशा हमारे हालचाल पूछती रहती है। इतना प्यार करने वाला ससुराल मुझे मिला था। मैं इस ससुराल में बहुत खुश थी और खुशी खुशी मैंने इस घर में अपनी जिंदगी के 15 साल गुजार दिए थे। ये 15 साल मेरे किस तरह गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। मेरे ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, जबकि मैंने भी इस घर में आकर बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर दिखाया था। सबका ख्याल खूब अच्छी तरह से रखा था, इसीलिए सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे थे। मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर रही थी, उनको अच्छे संस्कार दे रही थी। छोटी उम्र में ही मैंने उनको बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाया था, बड़ों की आज्ञा का पालन करना सिखाया था। अपने पोता पोती के इतने अच्छे संस्कार देखकर मेरे ससुर जी भी बहुत खुश हुआ करते थे। कभी कभी इधर का चक्कर भी लगा लिया करते थे, मगर अब तो पिछले 2 साल से वो यहाँ आए ही नहीं थे। उनका कहना था कि उनके पीछे कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिस वजह से मेरे ससुर जी ने हम लोगों के पास आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें हमारे साथ साथ अपने बिजनेस के भी बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी। और ये बिजनेस ही तो था जिसकी वजह से हम लोगों की जिंदगी हर फैसिलिटी के साथ गुजर रही है। इंसान के पास पैसा होता है तो वो अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक जी सकता है, इसलिए हमें अपने काम और पैसे की कदर करनी चाहिए। मेरे ससुर के भी कुछ यही शब्द होते थे जो मैं आज आप लोगों के सामने कह रही हूँ। मेरे ससुर तो मुझ पर इतना भरोसा करते थे कि अपने पूरे घर को मेरे हवाले करके चले गए थे। उन्होंने अब मुझ पर एक नई जिम्मेदारी का बोझ भी डाल दिया था। वो ये था कि मुझे अपने देवर के लिए किसी अच्छी लड़की की तलाश करनी है। मेरे ससुर जी का कहना था कि तुम्हें अपने देवर के लिए बिल्कुल अपनी ही जैसी देवरानी चुनकर लानी है। तुम्हारे जैसी एक और बहू इस घर में आ जाएगी तो घर में डबल रौनक हो जाएगी, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरे पति की शादी भी उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही कर दी थी। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मेरा देवर अगर देर से भी बिजनेस में परफेक्ट होगा तब भी कोई बात नहीं होगी, मगर मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। हालांकि मेरे दोनों भाइयों की भी शादी हुई थी। मेरे दोनों भाइयों ने अपनी पसंद के बारे में बता दिया था और मेरी मम्मी उनके घर पर रिश्ता लेकर पहुंच गई थी।
इस तरह मेरे भाइयों की शादी हुई थी। जब लड़कियों को हमने देखा तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे भाइयों ने अच्छी लड़कियां पसंद की थीं। लेकिन मैं अब अपने देवर के लिए लड़की देखने पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। मेरी कोई छोटी बहन भी नहीं थी, वरना मैं अपने देवर की शादी उसके साथ करवा देती। मेरे देवर को भी कोई लड़की पसंद नहीं थी। इस मॉडर्न ज़माने में भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसका कहना यही था कि भाभी, आप मेरे लिए सिर्फ अपने ही जैसी लड़की तलाश करो। अब मैं अपने जैसी लड़की कहाँ से ढूंढ कर लाती। मेरी एक दोस्त थी जो मुझे अपने देवर के लिए समझ आ रही थी। मैंने जब उसके घर जाकर उसके पेरेंट्स से उसके रिश्ते के लिए कहा तो उसके घर वालों ने बताया कि उन्होंने उसका रिश्ता अभी कुछ दिनों पहले ही फिक्स किया है और उसका रिश्ता भी अच्छी जगह पर तय हुआ है, उसकी पसंद के मुताबिक ही। इसलिए वो लोग अपना फैसला नहीं बदल सकते। अब जो करना था वो मुझे ही करना था। मेरे देवर ने तो मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया था। मैंने कुछ लोगों से कह दिया था कि मुझे अपने देवर के लिए अच्छी सी लड़की की तलाश है, जो देखने में खूबसूरत हो, संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो और हमारे घर में हम लोगों के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो सके। कोई ऐसी ही समझदार लड़की चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे रिश्ते बताए तो थे, मगर एक दो जगह मुझे लड़की ठीक नहीं लगी थी। कुछ दिनों बाद हमारे ही किसी रिश्तेदार ने मुझे आकर मेरे देवर के लिए एक लड़की के बारे में बताया। मैं उसे देखने गई तो वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई थी। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था और लड़की काफी पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत भी थी। मैंने अपने पति को इस लड़की के बारे में बताया तो मेरे पति को भी ये लड़की बहुत पसंद आई थी। हालांकि मेरे देवर ने भी इसको पसंद कर लिया था। अब घर के बड़ों का फैसला ही रह गया था, इसलिए मैंने ससुर और अपनी नंद को भी फोटो सेंड कर दिया था और उनको लड़की की पूरी डिटेल भेज दी थी। मेरे ससुर ने भी रिश्ते से हाँ कर दी थी और मेरी नंद ने भी। लड़की के घर वालों ने भी हमारे घर आकर सब कुछ देख लिया था और उनको भी मेरा देवर बहुत पसंद आया था। अब फाइनली मेरे देवर की शादी होने जा रही थी, क्योंकि मेरे देवर का रिश्ता पक्का हो गया था। इस लड़की का नाम मेघा था। मेघा के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वो सिर्फ अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। मिडिल क्लास फैमिली से थी, मगर इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ था। इसलिए हमें उसके परिवार से कुछ लेना देना नहीं था। हमें तो सिर्फ अच्छी और संस्कारी लड़की की ही तलाश थी, जो कि मेघा थी। उसके अंदर हमारी पसंद के मुताबिक सारी क्वालिटीज थी और इस वजह से ही वो हमारे घर में सबको बहुत पसंद आई थी। उन लोगों की एंगेजमेंट हो गई थी। अब शादी के दिन करीब आ गए थे तो घर में रौनक हो गई थी। घर में सारे ही मेहमान जमा थे। अब सिर्फ देवरानी के घर आने का इंतजार था। मेरे ससुर और नंद भी हमारे घर पर आए हुए थे। घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैली हुई थी और बहुत खुशी और मोहब्बत के साथ हम अपनी देवरानी को अपने घर ले आए थे। मेरी देवरानी और मेरे देवर की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और वो उसके साथ बहुत खुश थी। सब लोगों को मेरी देवरानी बहुत पसंद आई थी और सब इस बात से बहुत खुश थे कि उसको मैं ही पसंद करके लाई थी और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे। बस सबको मेरी देवरानी को मुझ जैसी ही उम्मीदें थी कि वो इस घर में मेरी तरह ही रिश्ते को निभाए, जैसे मैंने इन 15 सालों में अपने पूरे परिवार को मोहब्बत से जोड़ कर रखा था। मेरी देवरानी भी कुछ इस तरह ही हमारे घर में अपनी जिंदगी गुजारेगी, तो इस तरह घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और सब लोग एक साथ हमेशा प्रेम से रहेंगे। मुझे शादी की बहुत थकान हो गई थी। हालांकि हमारे घर में बहुत सारे नौकर भी थे, लेकिन लोगों को इनविटेशन देना और दुल्हन की सारी शॉपिंग तो मैंने ही की थी, इसलिए मैं बहुत थक गई थी। मेरी नंद अपने बच्चों और पति के साथ अमेरिका जा चुकी थी, जबकि मेरे ससुर जी भी अपनी दोनों बहुओं को सदा सुखी रहने का और इस घर में खुशी खुशी रहने का आशीर्वाद देकर बैंकॉक जा चुके थे। अब लाइफ रूटीन पर आ गई थी। मैंने अपनी देवरानी को घर के सारे कायदे कानून सिखा दिए थे। वो इस सब का अच्छी तरह से पालन कर रही थी और वो मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। मेरे बच्चे भी मेघा के घर में आ जाने से बहुत खुश हुए थे। मेरा पति और देवर सुबह को ऑफिस चले जाते थे और शाम को ही घर वापस आते थे और मेरे बच्चे भी स्कूल चले जाते थे और दोपहर को घर वापस आते थे। इस तरह हम दोनों देवरानी जेठानी ही घर में अकेले रह जाते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते थे। एक दिन बातों ही बातों में मेरी देवरानी ने मुझे इस घर के बारे में और मेरे ससुर के इतने दूर रहने की वजह पूछी, तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि वो किस वजह से यहाँ पर नहीं आते और किस वजह से बैंकॉक में रहना पसंद करते हैं। मेरी देवरानी मुझसे मेरे इन पूरे 15 सालों की स्टोरी जानना चाहती थी कि मैंने इस घर में किस तरह से और कैसे कैसे इस घर को संभाला, तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया था और बताया कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरी कितनी इज्जत करते हैं। हालांकि मुझसे मेरे पति ही नहीं, मुझसे मेरा पूरा परिवार प्यार करता है।
ये बात तो मेरी देवरानी अच्छी तरह से जान चुकी थी, क्योंकि मेरे ससुर उसके सामने मुझे बहुत वैल्यू दे रहे थे। मेरे ससुर देवर की शादी के एक हफ्ते बाद जब पूरे दिन हमारे यहाँ अपनी दोनों बहुओं के साथ रहे तो सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे ही दे रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो इस बात का बुरा मान रही है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी पहले से ही मुझ पर थी। वो अभी नई नई थी, कुछ जानती भी नहीं थी, इसलिए ससुर जी हर काम को मुझसे ही कह रहे थे। मगर मैंने सोच लिया था कि धीरे धीरे वो भी इस घर के कायदे कानून समझ जाएगी और इस घर में रहते रहते इस घर के हर तौर तरीके को सीख जाएगी, तो मेरे ससुर जी भी मेरी तरह उसे भी वैल्यू देने लगेंगे। फिर उसके दिलो दिमाग में कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी और मेरी देवरानी की शादी को 1 महीना हो गया था। मेरा देवर देवरानी के सामने मुझे बहुत वैल्यू देता था, क्योंकि वो मेरी शुरू से ही बहुत इज्जत करता था और मेरा हर कहना मानता था। उसे लगता था कि मैं उसकी माँ समान हूँ। इसीलिए 1-2 बार जब वो मेरी देवरानी को उसके मायके लेकर गया था तो मुझसे ही परमिशन लेकर गया था। मैं उन दोनों पर किसी तरह की रोक टोक नहीं करती थी। मैं मेघा को अपनी बहन की तरह समझती थी, जबकि मैं खुद अपने देवर से कहती थी कि इसे कहीं घुमाने के लिए ले जाया करो। मगर इन दिनों मेरे पति ने देवर को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया हुआ था। वो उस पर काम कर रहा था, इसलिए उसका सारा ध्यान प्रोजेक्ट पर था। वो अपनी पत्नी को सिर्फ उसके मायके तक ही लेकर जाता था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बहुत देर ही लगती थी। वो दोनों अभी हनीमून पर भी नहीं गए थे। मेरे देवर का कहना था कि जैसे ही उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है वो अपनी पत्नी को हनीमून पर लेकर जाएगा। एक दिन मेरे पति और मेरा देवर दोनों ही ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। मेरे पति की आदत थी कि वो घर आते ही मुझे सबसे पहले गले लगाया करते थे और मेरे देवर की आदत थी कि वो घर आते ही सबसे पहले मेरे पैर छुआ करता था। उस दिन भी घर आते ही सबसे पहले मेरे पति ने मुझे गले से लगाया और उसके बाद मेरे देवर ने मेरे पैर छुए। मेरी देवरानी ये सब कुछ बड़ी हसरत भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि मेरे पैर छूने के बाद ही देवर उसको गले लगाने के लिए गया था। अचानक ही बातें करते करते उसका मूड ऑफ हो गया। तभी मेरे देवर ने कहा कि चलो भैया भाभी, आज हम लोग ऑफिस से जल्दी घर आ गए हैं, इसलिए हम सब लोग कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अपने देवर से कहा कि तुम लोग ही चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पर रहकर आराम करना चाहती हूँ। मेरे पति ने भी कह दिया कि हाँ तुम लोग चले जाओ, हम लोग फिर कभी चलेंगे। इस तरह वो दोनों अपने कमरे में तैयार होने के लिए चले गए थे और मेरा पति भी फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया था। मगर मैं बच्चों के साथ हॉल में ही बैठी उनको पढ़ा रही थी। जब थोड़ी देर के बाद वो दोनों तैयार होकर आए तो मेरे देवर ने दोबारा से मुझसे परमिशन ली थी कि भाभी हम लोग जा रहे हैं। मैंने उसे कहा कि हाँ तुम लोग जाओ और अपना ध्यान रखना। मेरा इतना ही कहना था कि मेरी देवरानी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, क्या इस घर में हर काम भाभी की परमिशन से ही होता है? उसकी ये बात सुनकर मेरे भी होश उड़ गए थे, जबकि मेरे देवर के चेहरे पर मुझे उसकी पत्नी की बातों से कुछ शर्मिंदगी नजर आने लगी। मैंने मेघा से कहा, अरे नहीं नहीं मेघा, ये तो बस ऐसे ही मुझसे मजाक करता रहता है। अच्छा तुम दोनों जाओ और आराम से घूम फिर कर आना। इस तरह वो दोनों चले गए, मगर अपनी देवरानी की बात से मेरे चेहरे पर उदासी छा गई थी। मगर फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और मैं अपने कमरे में आ गई थी। काफी रात हो गई थी, मेरे बच्चे भी खाना खाकर सो चुके थे और मैं भी बस लेटने के लिए ही जा रही थी। सारे नौकर भी अपने क्वार्टर में चले गए थे, मगर मेरे देवर देवरानी अभी तक नहीं आए थे। थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपने देवर को कॉल की तो उसने कहा कि बस हम लोग 10 मिनट में घर आ ही रहे हैं, और ठीक 10 मिनट के बाद वो लोग घर आ गए थे। मेघा का मूड बहुत खराब था, उसने मुझसे कोई बात नहीं की और वो सीधा अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने देवर से पूछा था कि मेघा को कुछ हुआ है क्या, उसका मूड तो ऑफ लग रहा है। मेरा देवर कहने लगा, नहीं नहीं भाभी कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पर तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, उसकी बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। मैंने सोचा इन लोगों ने खूब मस्ती की होगी इसलिए वो थक गई होगी और मुझे ऐसा लगा कि उसका मूड ठीक नहीं है। फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और अपने कमरे में आकर सो गई थी। अगले दिन मेघा का मूड बिल्कुल ठीक था। सुबह सुबह वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई थी, जबकि नौकर हमें नाश्ता सर्व कर रहे थे। जैसे ही मेरे पति आए तो मेघा ने जल्दी से अपनी चेयर से उठकर मेरे पति के लिए उनकी चेयर बैठने के लिए आगे बढ़ा दी, जिस पर मेरे पति उससे इम्प्रेस हुए थे और उसके सिर पर आशीर्वाद देते हुए अपनी चेयर पर बैठ गए। मुझे लगा कि वो मेरे पति को अपने बड़े भाई की तरह मानती है, इसलिए उनकी इज्जत कर रही है। मुझे उसकी ये हरकत बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मैं भी अपने ससुर जी को इसी तरह से चेयर पर बिठाया करती थी। फिर मेरा देवर आ गया
और वो दोनों नाश्ता करने के बाद ऑफिस चले गए। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेघा का मूड कभी भी मेरी तरफ से ठीक हो जाता था तो कभी ठीक नहीं होता था। न जाने उसे क्या हो जाता था। कभी कभी तो वो मुझसे इतनी हंसी मजाक की बातें करती थी और कभी ऐसी हो जाती थी जैसे वो मुझे जानती ही नहीं है। एक घर में होते हुए भी वो मुझसे पूरा पूरा दिन बात तक नहीं करती थी। मेरे ससुर जी मुझसे कॉल पर घर के हालचाल लेते रहते थे तो मैं उन्हें सब कुछ ठीक बताया करती थी और मेघा की भी बहुत तारीफ किया करती थी कि वो बहुत अच्छी है। एक दिन मेरे पास मेरी बड़ी बहन की कॉल आ गई। उनकी बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। वो इसी शहर में रहती थी। मैं अपनी बहन को देखने के लिए जब अस्पताल गई तो उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। अस्पताल में उसके साथ रुकने वाला कोई नहीं था, सिर्फ उसका पति था। लेकिन उसकी एक 2 साल की बच्ची भी थी जिसको संभालने के लिए उसके ससुराल में तो काफी लोग थे, मगर वो अपने माता पिता से ज्यादा अटैच थी, इसलिए वो अपने पिता के साथ ही खुश रहती थी, वरना दूसरों की गोद में आने के बाद तो वो रोती रहती थी। इसलिए मैंने अपनी बहन के पति को घर जाने के लिए कहा था और कहा था कि मेरे बच्चे तो बड़े हैं, उनको मेरी देवरानी संभाल लेगी और घर में नौकर नौकरानी भी हैं जो उनकी देखभाल कर सकते हैं। मैं यहाँ अपनी दीदी की देखभाल कर लूंगी, आप सुबह आ जाना। मैंने अपने पति से भी अस्पताल में रुकने की परमिशन ले ली थी। इस तरह मैं अपनी दीदी के पास सारी रात अस्पताल में रही। इस शहर में हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थे, क्योंकि हमारा मायका तो बहुत दूर था। हम अपने मायके में कभी कभी जाते थे, लेकिन एक ही शहर में रहते हुए हम दोनों बहनें एक दूसरे से हर महीने में एक बार मिल लिया करते थे। मेरी दीदी की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे 1-2 दिन अपने पास ही रुकने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ तब तक तुम मेरे पास ही रहना। मुझे दीदी के पास अस्पताल में रुकने से भी कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि मेरे पति ने भी कहा था कि जब तक तुम्हारी दीदी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम घर मत आना। इसलिए मैं दीदी के साथ ही अस्पताल में रुकी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि जब दीदी डिस्चार्ज हो जाएंगी तब मैं अपने घर चली जाऊंगी। मेरी दीदी को डिस्चार्ज होने में 3 दिन का टाइम लग गया था। इस दौरान मेरी बातचीत मेघा से फोन पर लगातार हो रही थी और बच्चों से भी हो रही थी। मेघा मेरे बच्चों का ख्याल अच्छे तरीके से रख रही थी और मेरे पति की भी ज़रूरत का सामान वो उन्हें टाइम पर दे रही थी। उसने मुझे बताया था कि भाभी आप फिक्र मत करो, मैं भैया और बच्चों का यहाँ पर बहुत ख्याल रख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेघा ने इस समय मेरे पति और बच्चों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई थी। 3 दिन बाद जब मेरी दीदी डिस्चार्ज हुई और मैं अपने घर आई तो घर का माहौल मुझे बड़ा ही बदला बदला सा लग रहा था। सबसे ज्यादा बदले हुए मुझे अपने पति लग रहे थे, क्योंकि इन 3 दिनों में मेरे पति ऑफिस नहीं गए थे, जबकि मेरा देवर रोज ऑफिस जा रहा था। हालांकि मेरे पति की तबीयत भी ठीक थी। घर आने के बाद मुझे ये बात नौकरानी से पता चली थी। जब मैं किचन में गई और मैंने किचन के हालचाल देखे तो एक नौकरानी मुझसे पूछने लगी, बड़ी भाभी कि आज भी दोपहर का खाना बड़े भैया के लिए बनाना है या नहीं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरे पति तो अपना लंच ऑफिस में ही किया करते थे। उसकी ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी कि आज भी से उसका क्या मतलब था। मैं सुबह के 9 बजे ही अपने घर आ गई थी, जबकि मेरे पति 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते थे। मैंने अपने घर आने के बारे में किसी को भी नहीं बताया था और मैं फौरन जाकर पहले किचन में गई थी, क्योंकि किचन में जाना मेरी पुरानी आदत थी। मैंने अपनी नौकरानी से कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बड़े भैया ऑफिस में ही लंच करते हैं, दोपहर का खाना वो हमारे साथ नहीं खाते। तो वो कहने लगी, आप ठीक कह रही हो बड़ी भाभी, मगर पिछले 3 दिन से बड़े भैया ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो उनके लिए दोपहर का खाना बनाया जा रहा है। मैं नौकरानी की बात सुनकर दंग रह गई थी। मुझे लगा कि शायद मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने नौकरानी से कहा कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, उनकी तबीयत तो बिल्कुल खराब नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि उनके ऑफिस में काम ज्यादा नहीं है, इसलिए वो घर में रहकर ही आराम करना चाहते हैं। क्या आपको इस बारे में नहीं पता? अपनी नौकरानी की बात पर तो मैंने उसे कह दिया था कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, तुम अपना काम करो। मगर मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर मेरे पति मेरे पीछे ऑफिस क्यों नहीं गए, जबकि मेरी बात मेरे पति से भी होती थी और मेघा से भी फोन पर हुई थी। उसने भी मुझे यही बताया था कि वो ऑफिस गए हुए हैं और मेरे पति ने भी यही बताया था कि मैं ऑफिस से तुमसे बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपने पति के लिए अपने दिमाग में कोई भी बुरी तरह का ख्याल लाना नहीं चाहती थी। उसके बाद मैं जैसे ही अपने कमरे में गई तो मेरे पति सोकर उठे थे। मैंने इस बारे में अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था, मगर वो मुझे देखते ही चौंक गए थे कि मैं अचानक और बिना बताए घर पर कैसे आ गई हूँ।
उन्होंने मुझसे पहले मेरी दीदी की तबीयत के बारे में पूछा और कहा कि तुम अचानक घर पर कैसे आ गई। मैंने कहा दीदी की तबीयत अब ठीक हो गई है, डॉक्टर ने आज सुबह 8 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। तो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मैं 9 बजे तक घर आ गई। देखा तो सब लोग सो रहे हैं। मैं किचन में आप लोगों के लिए नौकरानी से नाश्ता बनाने के लिए कहकर आई हूँ, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। ये कहने के बाद मैं अपने बच्चों के कमरे में गई। बच्चों को देखा तो आज संडे था और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने बच्चों को नहीं जगाया। मेरी देवरानी और देवर जब सोकर उठे तो देवरानी भी मुझे देखकर अचानक घबरा गई थी और कहने लगी, भाभी आप कब आई? मैंने उसे भी वही बताया था जो अपने पति को बताया था। मेरे पति और देवर नाश्ता करने के बाद ऑफिस चले गए थे। मैं अपने कमरे में नौकरानी के साथ डस्टिंग करवा रही थी जब अपने कमरे में मैंने मेघा का लॉकेट देखा जो कि मेरे बेड पर था। मेघा का लॉकेट अपने बिस्तर पर देखकर मैं उसे फौरन ही पहचान गई थी, क्योंकि अक्सर मेघा वो लॉकेट अपने गले में ही पहने रहती थी। मगर उसका लॉकेट मेरे बेड पर क्या कर रहा था, इस बात से बार बार मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज ये सब कुछ क्या हो रहा है। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। बच्चों के समर वेकेशन शुरू हो गए थे। मैं हर 6 महीने में एक बार अपने मायके 1 हफ्ते के लिए जरूर जाती थी। मेरे बच्चों के वेकेशन शुरू होते ही बच्चों ने नानी के घर जाने के लिए अभी तक नहीं कहा था, मगर उनसे पहले ही मेरे पति ने कह दिया कि वेकेशन शुरू हो गए हैं, तुम लोगों को अपनी नानी के घर नहीं जाना। अपने पति की बात पर मैं थोड़ा हैरान हुई थी, क्योंकि हमेशा जब भी मैं अपने बच्चों के साथ मायके जाती थी तो मेरे पति कहते थे कि तुम लोगों के बिना मेरा घर में मन नहीं लगता। और इस बार वो बच्चों के मुंह से ये बात निकलने से पहले ही खुद बच्चों से कह चुके थे कि तुम लोगों की वेकेशन शुरू हो गई है, तुम्हें अपनी नानी के घर जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों ने तो नानी के घर जाने की जिद बांध ली थी। मेरे पति ने भी कहा कि तुम तो हर बार जाती ही हो वेकेशंस पर, इस बार भी बच्चों के साथ अपने मायके में रहकर आओ, बच्चे खुश हो जाएंगे। अपने पति के ऐसे रिएक्ट करने पर मुझे कुछ गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। मैंने अपने मायके जाने की पैकिंग शुरू कर दी थी और फिर अगले ही दिन मेरा पति मुझे मेरे मायके छोड़कर आ गया था। जबकि मेरे मायके जाने पर मेरी देवरानी भी मुझे काफी खुश नजर आ रही थी। मैंने अपनी देवरानी से भी आते समय कहा था कि तुम भी चाहो तो अपने मायके जा सकती हो, मगर उसने कहा कि वो अभी 1-2 दिन अपने मायके नहीं जाएगी, क्योंकि उसके भैया भाभी कहीं शादी में गए हुए हैं। 2-3 दिन के बाद वो चली जाएगी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, जब मैं वापस आऊं तो तुम भी वापस आ जाना, इस तरह तुम्हें घर में भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। मेरी देवरानी इस बात पर तैयार हो गई थी। उसने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि भाभी जल्दी घर आना, बल्कि वो तो मेरे जाने से बहुत खुश नजर आ रही थी। ऐसा ही कुछ हाल मेरे पति का भी था, जबकि मेरा देवर कह रहा था कि भाभी आपको जल्दी घर आना होगा, क्योंकि बच्चों के और आपके बिना मेरा घर में मन नहीं लगता। मुझे अपने मायके में रहते हुए अब 4 दिन हो गए थे। मैं अपने पति को कॉल करती तो वो कहते कि मैं ऑफिस में हूँ और इस समय काम में बिजी हूँ, थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ। इस बार मेरे पति कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे थे। मैं जब भी अपने मायके आती थी तो वो मुझसे कई बार कॉल पर बात कर लिया करते थे, मगर इस बार तो मैं ही उनको कॉल कर करके परेशान कर रही थी। मैं थोड़ी परेशानी का शिकार हो रही थी, पर मेरी परेशानी अचानक ही एक फोन कॉल ने दूर कर दी, जब हमारे घर के ही एक खास नौकर की मेरे पास कॉल आई। वो हमारे घर का बहुत पुराना नौकर था। उसका नाम रमेश था। रमेश शुरू से ही मेरा और मेरे ससुर जी का अच्छा और एक खास नौकर रहा था। उसने मुझे फोन करके बताया, भाभी जी आपके बिना घर में कुछ गलत हो रहा है। मैं उसकी बात को समझ नहीं पाई थी। मैंने उसे कहा कि क्या गलत हो रहा है और तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो कहने लगा, भाभी जी दरअसल मैंने बड़े भैया को कई बार आपकी और छोटे भैया की गैर मौजूदगी में मेघा भाभी के कमरे में जाते हुए देखा है, और मेघा भाभी को भी आपके कमरे की तरफ कई बार जाते हुए देखा है। ऐसा लग रहा है उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मैंने नौकर से कहा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने बड़े भैया पर शक कर रहे हो? तो वो कहने लगा, भाभी जी मुझे माफ करना, मैं ऐसी बात कहना तो नहीं चाहता था, मगर मैं आपके घर को उजड़ते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने घर को बचा लो, क्योंकि मुझे मेघा भाभी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। रमेश की बात मुझे एक तरह से सही भी लग रही थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग भले ही घूम गया था, मगर रमेश एक तरह से सच ही कह रहा था, क्योंकि मेघा और अपने पति पर शक तो मुझे भी हो रहा था। मेघा का वो लॉकेट मेरे कमरे में मिलना, मेघा का मूड अच्छा होना और मेरे मायके आने पर उसका खुश होना, और मेरे पति ने जो मुझसे पहले झूठ बोला था कि वो ऑफिस में है, मगर वो ऑफिस नहीं गए थे।
उन्होंने मेरे पीछे 3 दिन की छुट्टी की थी। हालांकि उनको कुछ भी होता था मगर वो ऑफिस जरूर जाया करते थे। अब मुझे कुछ भी करके सच्चाई का पता लगाना ही था, इसलिए मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और अपने घर जाने लगी। बच्चों को तो मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया था। मैं अपने घर खामोशी से पहुंची थी। इस बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मुझे नौकर बता चुका था कि आज भी मेरा पति ऑफिस नहीं गया और अभी 4 दिन हो गए हैं। मेघा भी अपने मायके नहीं गई। मैं चोरी चुपके अपने घर में दाखिल हुई थी। दोपहर का टाइम था जब मेघा और मेरा पति एक ही कमरे में मौजूद थे। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो दोनों कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इसका मतलब यही था कि मेरी देवरानी अपने पति को धोखा दे रही थी और मेरा पति भी मेरे साथ बेवफाई कर रहा था, और इन दोनों की इस हरकत से मैं और मेरा देवर अनजान बने रहे। मैं खामोशी से घर से वापस पलटकर अपने मायके आ गई थी। आज अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर मैं टूट कर रह गई थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। मैंने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि मैं धोखे से भी अपने बच्चों तक ये खबर पहुंचने नहीं देना चाहती थी। मैंने अपने देवर को फोन करके सब कुछ बता दिया था। फिर मेरे देवर ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं चौंक गई थी। उसने बताया कि शक तो मुझे भी मेघा पर काफी दिनों से हो रहा है, मगर भाभी मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे ही भैया के साथ अफेयर में है। आज मेरी बात सुनने के बाद उसके लिए भी ये बात क्लियर हो गई थी कि मेघा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मेरा पति ऑफिस में अपने भाई को ये कहकर घर आता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम करने के लिए घर जा रहा है, मगर इस दौरान वो दोनों रंग रलियां मना रहे होते थे। हम दोनों बहुत परेशान थे। 1 हफ्ता पूरा होने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर घर आ गई थी। मेरा अपने पति और देवरानी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मगर अब हम उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, इसलिए मुझे भी और मेरे देवर को भी उन दोनों की तरफ से अपना मूड ठीक करना ही था। मेरी रातें अब रो रो कर गुजर रही थी। मेघा मुझे बहुत बुरी लगने लगी थी। उसने मेरे अच्छे भले पति को अपनी तरफ खींच लिया था। मेरा पति जो घर आते ही सबसे पहले मुझे प्यार से गले लगाता था, अब वो मुझसे दूर दूर रहने लगा था और मुझे इग्नोर करने लगा था। हम दोनों देवर भाभी ने प्लान बनाया था कि हम इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ेंगे। मैं अब काफी दिनों से घर में ही थी। बच्चों के वेकेशंस भी पूरे हो चुके थे। मेरी दीदी की तबीयत भी ठीक थी, इसलिए मुझे घर से कहीं नहीं जाना था। मैं काफी दिनों से घर में ही थी। मेरे पति और मेघा को एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अब उन दोनों को मौका देना चाहती थी ताकि मैं उन्हें मौके पर पकड़ सकूं। मैंने अपनी देवरानी से कह दिया था कि मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूं। इस दौरान मेरे पति ऑफिस गए हुए थे। मेघा मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी। मेरे बच्चे इस समय ट्यूशन गए हुए थे। मैंने घर से निकलते ही अपने देवर को कॉल कर दी थी। वो जानता था कि उसकी पत्नी उसके बड़े भैया को कॉल जरूर करेगी और उसका भाई ऑफिस से कोई ना कोई बहाना करके घर जरूर आएगा, और ऐसा ही हुआ था। मेरे पति ने घर से अपनी एक जरूरी फाइल लाने के लिए कहा कि वो थोड़ी देर के लिए घर जा रहा है। मेरा देवर समझ चुका था कि मेरा पति किस लिए घर जा रहा है, इसलिए हम दोनों ही उनको एक साथ पकड़ने का मौका ढूंढ रहे थे और फाइनली वो मौका आ गया था। मेरा पति घर आते ही घर में मेघा को अकेला पाकर उसके गले लग गया और कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुख दे सकती हो। उसकी तो अब उम्र हो चुकी है, उसने 2-2 बच्चे पैदा कर लिए। अब उसमें वो मजा नहीं रहा जो तुम में है। मेरी देवरानी कहने लगी कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपका छोटा भाई इतना बेवकूफ है। वो बिजनेस एक्सपीरियंस में तो आपसे कम है ही, मगर स्मार्टनेस में भी आपसे कम है। अच्छा, अब जल्दी से कमरे में चलते हैं, कहीं आपकी पत्नी ना आ जाए। ये कहकर वो दोनों कमरे में चले गए। मैं और मेरा देवर छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे और हम कमरे के बाहर जाकर खड़े हो गए। वो दोनों जैसे ही कमरे में गए और एक दूसरे के करीब हुए तो हमने उन्हें मौके पर पकड़ लिया था। इस तरह वो दोनों हम दोनों को देखकर घबरा गए थे। मेघा और मेरे पति के चेहरे का रंग तो पूरी तरह से उड़ चुका था, मगर मुझे अपने पति को देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। मगर मेरे देवर ने मेघा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे इतना घिनौना खेल खेल रही हो। मेरा पति अपने छोटे भाई को रोकने लगा तो मैंने भी उनसे कह दिया कि आपको शर्म नहीं आई? 2-2 बच्चों के होते हुए आपने अपने भाई की पत्नी के साथ ही। मेरा पति शर्मिंदगी से आंखें झुकाकर खड़ा हुआ था। मेघा कहने लगी कि उसे अपने पति से ज्यादा मेरा पति पसंद है।
वो मेरे पति के साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि उसके पति के पास इस प्रॉपर्टी में ही क्या कोई हिस्सा नहीं है। अभी तो उसने अपने बिजनेस की शुरुआत ही की है। देखने में भी उसे मेरा पति ही ज्यादा अच्छा लगता है और इस घर में जो कुछ भी है वो सब भी मेरे पति का ही है, जबकि उसके अपने पति का तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह हम चारों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तभी अचानक मेरे ससुर घर में दाखिल हुए। अपने ससुर को घर में देखकर हम सब लोग दंग रह गए थे कि उनको इस सब के बारे में कैसे पता चला। मेरे ससुर जब घर आए तो बहुत गुस्सा हो रहे थे कि घर में इतना सब कुछ हो रहा है, मगर मजाल है कि उन्हें इस बारे में किसी ने कोई खबर दी हो। दरअसल रमेश ने ही उनको सब कुछ बता दिया था कि हमारे घर में क्या क्या हो रहा है। मेरे ससुर से रहा नहीं गया और वो घर पर आ गए थे, और जब घर आए तो अपने बच्चों को इस तरह लड़ता हुआ देखकर उनके दिल पर बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। उन्हें जब सारी बात पता चली तो उन्होंने मेरे पति के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करते हुए, जबकि मेरा देवर अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला कर चुका था। उसने कहा था कि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो मेरे पीठ पीछे मेरे भाई के साथ सिर्फ दौलत की वजह से है। मेरे ससुर को भी मेघा और मेरे पति पर बहुत गुस्सा आया था। मेरे देवर ने मेघा को घर से बाहर निकाल दिया था, जबकि मेरे ससुर ने मेरे पति को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था और उन्हें घर से निकाल दिया था। इस तरह इन दोनों की सच्चाई सबके सामने खुलकर आ गई। मेरे देवरानी और मेरा पति घर से निकलने के बाद कहाँ गए, हम लोगों ने उनके बारे में कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं चाहती तो अपने पति को माफ कर सकती थी, मगर मैंने अपने पति को इसीलिए माफ नहीं किया क्योंकि वो मेघा के साथ काफी हद तक गिर चुके थे, और मेघा कोई और लड़की नहीं बल्कि उनके छोटे ही भाई की पत्नी थी। ऐसा ही कुछ हाल मेरे देवर का भी था। हम उन दोनों के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते थे क्योंकि हम एक ही फैमिली का हिस्सा थे। अगर हम उन दोनों को माफ भी करते तो शायद एक साथ हम चारों नहीं रह सकते थे। इसलिए मेरे ससुर और मेरे देवर का फैसला बिल्कुल सही था कि उन्होंने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे ससुर ने मेरे पति के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के नाम कर दी और मुझे अपने घर से कहीं जाने नहीं दिया। उनका कहना था कि ये तुम्हारा घर है और इस घर में तुम अपने बच्चों के साथ रहो। इस बात को काफी साल गुजर गए। मेरे बच्चे अपने पापा को याद करते हैं, मगर फिर जब उन्हें अपने पिता की बेवफाई याद आती है तो वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे और आजकल के बच्चे तो सारी समझ रखते हैं। मेरे ससुर ने देवर की तो दूसरी शादी करवा दी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए इस दुनिया में जी रही हूँ और उनके साथ खुश हूँ। काफी समय हो गया और अपने पति को भूल चुकी हूँ। इस तरह हमारा हंसता खेलता परिवार मेघा के आ जाने से उजड़ गया। मेरे पति ने और मेघा ने शायद शादी कर ली है, मगर सुना है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम उन दोनों से सारे संबंध खत्म कर चुके हैं। भगवान जाने उनकी जिंदगी में अब आगे क्या होना बाकी है, मगर हमारी जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर हो गई। हम लोग पीछे का सब कुछ भूलकर आगे बढ़ गए और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।